जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ मेटलिक कंडक्टर एंड डाई इलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो आपके मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं या डाई इलेक्ट्रिक जिनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, इनको जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये किस टाइप से बिहेव करते हैं, आज हम उसी के बारे में समझने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा बिहेवियर ऑफ ए मेटलिक कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझिए कि अगर कोई भी मेटलिक कंडक्टर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनका इस पर असर पड़ेगा या इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। सपोज आपके पास एक कंडक्टर है कुछ इस टाइप से, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है। आप इस कंडक्टर को क्या करते हो, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का मतलब है कि आप इसके दोनों तरफ इस टाइप से दो प्लेट्स, इस पर आप क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इधर ये दूसरा प्लेट, इस पर आप नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जैसे ही आप इस टाइप से एक अरेंजमेंट बनाओगे तो क्या होगा, इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। क्लियर? इस टाइप से। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटल पर अप्लाई होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये हमको समझना है। अब इसके बिहेवियर को समझने के लिए देखिए, आपको मालूम है कि जैसे ही इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो ये जो मेटल है, मेटल के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे क्या होंगे, वो फील्ड के अपोजिट मूव करने लगेंगे। फील्ड के अपोजिट मूव करने का मतलब क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स सारे किधर, इधर के फेस पर आने लगेंगे। क्लियर? और जितने भी पॉजिटिव आयंस बनेंगे वो सारे किधर होगा, दूसरे फेस पर जाने लगेंगे। अब देखिए, जब ये नेगेटिव इधर आने लगेंगे, पॉजिटिव उधर जाने लगेंगे, तो इसके जो इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा कि सारा पॉजिटिव एक साइड पे कंसंट्रेट हो जाएगा, सारा नेगेटिव दूसरे टाइप पे साइड पे कंसंट्रेट हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इस मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। सपोज आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पर अप्लाई किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका ई नोट। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के शिफ्टिंग के कारण क्या होगा, मेटल के अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका EI। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो ये जब मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिव आयंस का, अलग अलग फेजेस पर आएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी होगी कि आप ई नोट को बढ़ाओगे, EI बढ़ता जाएगा, और ई नोट बढ़ाने पर EI बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ये आ जाएगी कि जो ई नोट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, EI के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा, वैसे ही चार्जेस का जो मूवमेंट था वो रुक जाएगा, सीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। कंडक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कंडक्टर के अंदर जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इक्विलिब्रियम गेन कर लेते हैं कंडक्टर्स में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाता है। अगर ये कंडीशन हम अप्लाई कर लें तो इस कंडीशन में क्या होगा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। तो समझ लीजिए, whenever any metallic conductor is placed in external electric field, or we can say external electric field is applied over the surface of any conductor, then the net electric field inside that conductor is always 0. Because when electric field is applied, then due to the movement of free electrons and positive ions inside the conductor, another electric field is induced inside it that is equal and opposite in direction to the applied electric field. इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग के कारण क्या होता है, एक इक्वल और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है कंडक्टर के अंदर, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। दैट्स व्हाई द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। अब इसी प्रॉपर्टी के बेस पर अगर हम बात करें तो कंडक्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हमको समझ लेनी चाहिए कि
कि फॉर एनी मेटेलिक कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. That's why we can say the net charge inside any conductor is always zero. Inside the conductor. Clear? अब समझ लीजिए, कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे होते हैं? जीरो होते हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. सेकेंड, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, at the surface of conductor इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सरफेस ऑफ कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. एट द सरफेस की अगर आप बात करते हैं तो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज perpendicular and it is perpendicular at surface. Clear? इनसाइड तो जीरो होता है बट एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. थर्ड पॉइंट क्या हमको मिलता है? थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the surface and inside the conductor is always same. Clear? अब देख लीजिए, अगर हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हमको मालूम पड़ गया. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? पोटेंशियल जनरेट होता है. अगर हम पोटेंशियल की बात करें किसी भी कंडक्टर के लिए तो कंडक्टर की सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर होगा. क्यों होगा उसके अंदर? उसका भी एक लॉजिक है, उसका एक रीजन समझ लीजिए. वी नो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल होता है आपका E upon D. That means electric field upon distance. Clear? Sorry, electric field into distance. Electric field into distance. अब अगर आप बात करते हैं इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो. इनसाइड द कंडक्टर केस में अगर E जीरो हो जाएगा दैट मीन्स VA माइनस BB. ठीक है, VA मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, इस टाइप से यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये एक कंडक्टर है, ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है. तो अगर VA माइनस BB की बात करो, E जीरो होगा दैट मीन्स ये जीरो हो जाएगा. इन दैट सिचुएशन जो VA होगा वो ये किसके इक्वल होगा? BV के इक्वल होगा. दैट्स व्हाई वी कैन से द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज सेम. तो दीज आर थ्री प्रॉपर्टीज दैट कैन बी यूटिलाइज इन अपकमिंग टॉपिक्स. क्या क्या प्रॉपर्टीज है? नंबर वन, the electric field and the net charge inside a conductor is always zero. इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होता है उसका एक लॉजिकल रीजन है. क्या लॉजिकल रीजन है? when external field is applied over any conductor then due to the movement of free electrons one face of the conductor is positively charged and other is negatively charged. as a result another electric field is induced inside the conductor that is equal in amount with applied but opposite in direction to the applied field. जो अंदर इंड्यूस हुआ है वो अप्लाइड फील्ड के इक्वल तो होगा बट डायरेक्शन वाइज कैसा होगा? अपोजिट होगा. दैट्स व्हाई द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. क्लियर? सेकंड, एट द सरफेस अगर हम बात करें तो एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, and it is always perpendicular at surface. Third is related to the potential. That means the potential at the surface and inside a conductor is always same. Okay, this is the behavior of conductor in external electric field. आगे अगर हम बात करें तो मटेरियल की दूसरी कैटेगरी होती है इंसुलेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक. हम उसके भी बिहेवियर को समझेंगे. बट अभी जब हमने बात की कि कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर का एक कॉमन आया
कि इनसाइड एनी कंडक्टर जो कॉमन प्रॉपर्टी आई थी वो क्या थी, इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। क्लियर। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट या कहें कि एक सिस्टम डेवलप करते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड फैराडे केज या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आप समझिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या इलेक्ट्रिक शील्डिंग है क्या, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रिक शील्डिंग का मतलब है फिनोमिना of protecting any instrument or system from external electric field by covering them with hollow conductors। अब समझ लीजिए, अगर हम किसी सिस्टम को या किसी इंस्ट्रूमेंट को हॉलो कंडक्टर से कवर कर दें, तो जब हम हॉलो कंडक्टर से बेटा उसको कवर कर देंगे तो कवर करने पे क्या होगा कि मान लीजिए आपका एक इंस्ट्रूमेंट ये रहा, आप क्या करते हो, आप इसको कवर कर देते हो इस टाइप से, एक हॉलो शील्ड लगा देते हो मेटल की। ठीक है, ये शील्ड आपने किसकी लगा दी, मेटल की, ये आपकी मेटलिक शील्ड है। तो जैसे ही आप मेटलिक शील्ड लगाओगे तो मेटलिक शील्ड लगाने पे क्या होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा वो इस कंडक्टर के अंदर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट अंदर जैसे ही जीरो होगा, तो अंदर जीरो होने का मतलब क्या है कि अंदर जो हमारा डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट या जो सिस्टम है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होगा, वो एकदम सेफ बच जाएगा। तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करते हैं। ये एक शील्ड की तरह बिहेव करते हैं, ये सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसी फिनोमिना को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, या फिर इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका बन रहा है ना सिस्टम, ये जो शील्ड बन रही है, दिस शील्ड इज कॉल्ड फैराडे केज। आपने देखा होगा कि जैसे बरसात के सीजन में जब लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग से बचने के लिए जो हमारी हैवी इंस्ट्रूमेंट या जो हैवी डिवाइसेस होती है, मोटर्स होते हैं, जो इंजन होते हैं, जो ओपन स्पेस में वर्क करते हैं, उनको क्या किया रहता है, मेटल से कवर किया रहता है। मेटल से कवर करने का रीजन यही है कि जब लाइटनिंग होगी तो उस लाइटनिंग का जो इफेक्ट होगा वो उस डिवाइस, वो मतलब जो मेटल कवर है, मेटल कवर के अंदर रखे इंस्ट्रूमेंट पर नहीं पड़ेगा। इसी फिनोमिना को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडे केज। क्लियर। मूव करते हैं, तो सेकंड आता है आपका डाई इलेक्ट्रिक। अब समझिए डाई इलेक्ट्रिक क्या है। सिंपली अगर हम बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, इन इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें इंसुलेटिंग मटेरियल या डाई इलेक्ट्रिक मींस द मटेरियल्स which could not conduct electricity through them are called dielectrics or insulating materials. Basically these are of two types. कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के हैं। नंबर वन इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एंड सेकेंड इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर। अब समझिए पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, एज वी नो फ्रॉम द नेम, पोलर मींस ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनके मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट और फॉर्म्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनके मॉलिक्यूल्स में क्या हो, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो,
या जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन शो करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स और दोज डाइइलेक्ट्रिक्स आर कॉल्ड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर क्या होते हैं? नॉन पोलर में सिंपली डू नॉट हैव डाइपोल मोमेंट और not forms electric dipole। नॉन पोलर मीन्स ऐसे डाइइलेक्ट्रिक्स जिनके मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है या जिनके मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं करते, दोज आर कॉल्ड नॉन पोलर। बेसिकली अगर हम बात करें तो एग्जांपल वाइज समझ लीजिए, पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या आता है, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक में आपका आता है HCl। क्या आता है? HCl। अब इस HCl में देखिए, इस HCl में अगर हम बात करें तो इस HCl में इस टाइप से आपका एक H पॉजिटिव होगा और एक Cl निगेटिव होगा। यानी कि अगर आप इनको देखें दोनों को, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयंस के जो सेंटर ऑफ मास है इनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन क्या कहलाता है? डाइपोल फॉर्मेशन कहलाता है। पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास अलग है, निगेटिव का सेंटर ऑफ मास अलग है। दैट मीन्स अगर हम इसको चाहें तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं उनमें molecules have different center of mass for positive and negative charges। यानी कि इसके मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे दोनों के सेंटर ऑफ मास कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। और सेंटर ऑफ मास डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि प्लस क्यू अलग होगा। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब प्लस क्यू इस टाइप से, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, जब ये स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते थे तो इसी सिस्टम को बोला जाता था इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट मीन्स इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो नॉन पोलर की देखते हैं। नॉन पोलर के एग्जांपल में ले लीजिए आप, जैसे आपका आता है H2 आता है या N2 आता है। आप अगर इसमें बात करते हैं तो H2 या N2 या CO2 है, आपका क्या है? CO2 है। इन सब में जब आप देखेंगे तो इन सब में जो मॉलिक्यूल है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है कि इसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव है वो लीनियर होंगे ही नहीं। जैसे इसकी बात करते हैं CO2 की, तो इसमें क्या होता है? इस टाइप से आपका C, क्या होता है? C, ये रहा आपका, और इधर एक O होगा। अगर आप इसको देखते हैं तो ये C, एक O इधर, ठीक है, और एक O इधर। ये जो फॉर्मेशन आपका हो रहा है ये लीनियर हो ही नहीं रहा। लीनियर नहीं होगा दैट मीन्स डाइपोल नहीं बनेगा, और डाइपोल नहीं बनेगा तो अगर आप इसमें बात करते हो तो इसमें क्या निकल के आता है? इसमें मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक का मतलब है हैव सेम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। क्लियर? तो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, पोलर डाइइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर। पोलर में डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स के पास। दैट मीन्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसीलिए डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। नॉन पोलर में आप बात करते हो तो डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं होता, डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। दैट मीन्स अगर हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। दैट मीन्स वो कोसेंट्रिक होते हैं। तो इस टाइप के जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे दोज आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। क्लियर? अब बात ये आती है कि डाइइलेक्ट्रिक्स का हम यूज क्या करेंगे।
तो देख लीजिए डाइलेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको मालूम है कि अगर किसी भी रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं, आप वैक्यूम को रिप्लेस कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने के लिए आप वैक्यूम को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से रिप्लेस कर देते हैं, तो उस रीजन में या उस मीडियम में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाता है। अब ये कैसे होती है फंक्शनिंग, इस पूरे फंक्शन को हम समझते हैं। तो इस पूरे फंक्शन को समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब समझिए ये डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है क्या। दोनों के लिए हम पोलराइजेशन समझेंगे, पोलर के लिए भी और नॉन पोलर के लिए भी। पहले बात करते हैं हम पोलर डाई इलेक्ट्रिक की। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम पोलर डाई इलेक्ट्रिक की बात करें, ठीक है, पोलर क्लियर, इधर हम बात करेंगे नॉन पोलर की। अब देखिए पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या है कि अगर आप पोलर डाई इलेक्ट्रिक में बात कर रहे हो तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक में समझिए कि सपोज आपके पास ये एक इस टाइप से आपके पास एक मटेरियल है, ये एक पीस है पोलर डाई इलेक्ट्रिक का। कंडीशंस क्या है कि अभी हमने इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। तो जब हम इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो उस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर इसके अंदर बात करी जाए इसके मॉलिक्यूल्स की, तो इसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स डायपोल तो बनाते हैं। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, इस टाइप से है, क्लियर, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक रहा प्लस, ये एक माइनस, ये एक हो गया मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल इस टाइप से है, एक मॉलिक्यूल इस टाइप से है, एक मॉलिक्यूल आपका इस टाइप से है। अब इनमें देखो, अगर हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए बात करें तो आपको मालूम है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट किधर होगा, इधर, इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, ऊपर, इसका किधर होगा, इधर, इसका किधर होगा, इधर। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के जो डाइपोल मोमेंट हैं वो कैसे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग डायरेक्शन में आपको मिल रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा कि नेट डाइपोल मोमेंट की जब आप बात करोगे, नेट डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा, इसका 0 रहेगा, क्लियर। बट अगर आप इसी मॉलिक्यूल को या इसी पोलर डाई इलेक्ट्रिक को, इसी मटेरियल को आप क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। मान लीजिए ये था, ये आपके पास था, आपने क्या किया, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। दैट मीन्स इस टाइप से इस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये पॉजिटिव, इसको दिया आपने नेगेटिव। जैसे ही आपने पॉजिटिव नेगेटिव दिया तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा फ्रॉम प्लस टू माइनस, इस टाइप से, क्लियर। अब आपने इस पर क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। और आपको मालूम है कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो मान लीजिए जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मान लो कहीं ऐसा रखा हुआ था, ऐसा रखा हुआ था। अब इसमें प्लस और माइनस कैसे थे, ये माइनस था, ये प्लस था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डायपोल मोमेंट की ये है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। आपने पढ़ा है कि जब भी किसी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस डायपोल पर क्या वर्क करता है, टॉर्क। एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टॉर्क ये डायपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा और फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सेम इफेक्ट रहेगा इस पर, सेम इफेक्ट इस पर रहेगा। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का रिजल्ट ये आएगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। कैसे अलाइन हो जाएंगे फील्ड की डायरेक्शन में, कि सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव पहुंच जाएंगे इधर, इस टाइप से। अब देखो, अब इन सब का जब आप डायपोल मोमेंट देखोगे तो इन सबके डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो फील्ड की डायरेक्शन में होगी, क्लियर। अब इस कंडीशन में देखो, जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई किया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर हुआ क्या कि आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं रहा, आपने अप्लाई कर दिया, तो इस कंडीशन में सारे डायपोल या सारे मॉलिक्यूल एक डेफिनेट डायरेक्शन में अलाइन हो गए। सारे मॉलिक्यूल एक डेफिनेट डायरेक्शन में अलाइन होने का मतलब क्या है
कि इस सिस्टम के अंदर जो नेट डाइपोल मोमेंट था वो अब जीरो नहीं रहेगा। यानी कि हम इसमें भी कह सकते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम में या इस डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस हो गया। क्लियर? इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। अब डाइपोल मोमेंट इंड्यूस तो हो गया, इस कंडीशन को ही बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया। जो डाइपोल मोमेंट जीरो था वो डाइपोल मोमेंट इसमें प्रोड्यूस होने लगा, तो इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। लेकिन अगर हम इसको समझें थोड़ा सा डिटेल में, तो डिटेल में समझने पे क्या होगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंक्रीज करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने पे क्या होगा? फोर्स इंक्रीज होगा। फोर्स इंक्रीज करने पे क्या होगा? जो पॉजिटिव और निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच की जब डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा? डाइपोल मोमेंट भी आपका इंक्रीज होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू 2A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने पर 2A बढ़ेगा। 2A का मतलब है प्लस और माइनस के बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा, जिसके कारण आपका डाइपोल मोमेंट भी बढ़ने लगेगा। क्लियर? ऐसे ही अगर हम नॉन पोलर में बात करें तो बेटा देखो, नॉन पोलर में क्या होता है? नॉन पोलर में जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना किया गया हो, उस टाइम पे अगर हम बात करें तो उस टाइम पर इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं कुछ ऐसे, प्लस माइनस एक साथ। प्लस माइनस एक साथ होने का मतलब है कि इनमें कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। वैसे ही दैट मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो नेट डाइपोल मूवमेंट भी कितना होगा? जीरो। बट अगर हम इस सिस्टम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सेम कि अगर हम इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा? मान लीजिए ये है, आपने इसको पॉजिटिव दिया और इसको निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव देने पर क्या होगा? इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस टाइप से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया प्लस से माइनस की तरफ। अब इनमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि ये जो प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस चार्जेस थे जो नॉन पोलर के, इन पर क्या होगा? एक फोर्स वर्क करेगा। पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में खींचेंगे, निगेटिव फील्ड के अपोजिट खींचेंगे, और ये जो था कोसेंट्रिक थे ये स्ट्रेच होने लगेंगे। ये स्ट्रेच होंगे तो स्ट्रेच होने का रिजल्ट क्या आएगा कि स्ट्रेच होने के बाद इन मॉलिक्यूल्स का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस इधर आने लगेंगे, माइनस इधर, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। स्ट्रेच होके शेप कुछ ऐसा बनेगा। स्ट्रेच होके जब ऐसे शेप में आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ऐसे शेप में आने का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे क्या हुआ? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहा तो इसमें भी नेट डाइपोल मूवमेंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन को भी बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो अब सिचुएशन समझिए, चाहे आपके पोलर डाई इलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक हो। पोलर डाई इलेक्ट्रिक में केवल अलाइनमेंट का प्रॉब्लम था, अलाइनमेंट का इशू था। डाइपोल मोमेंट उनके पास पहले से था बट ओवरऑल जीरो था। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक डायरेक्शन में आ गए तो नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया। नॉन पोलर में डाइपोल फॉर्मेशन था नहीं, बट जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो स्ट्रेच होने लगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। स्ट्रेच होने के कारण क्या हुआ? डाइपोल का फॉर्मेशन होने लगा, और जब यहाँ पर डाइपोल का फॉर्मेशन होने लगा तो वहां पर भी डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। बेसिक दोनों सेम है, बस फर्क केवल इतना है कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक को पोलराइज करने के लिए आपको कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है, जबकि नॉन पोलर को करने के लिए आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये पोलराइजेशन की प्रोसेस है क्या। अब एक कॉमनली समझ लीजिए कि आपके पास ये एक है, ये एक मटेरियल है, ये एक डाई इलेक्ट्रिक है। आपने इस पर क्या किया? आपने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए हमने इस टाइप से अप्लाई किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पे अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई किया है। ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है? ई नॉट। ये क्या है? ई नॉट है हमारा अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड। अब देखिए, फील्ड को अप्लाई करने पर चाहे पोलर रहे हो या नॉन पोलर रहे हो, दोनों में फॉर्मेशन क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स कुछ इस टाइप से स्ट्रेच हुए।
मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रेचिंग हुई वो कुछ इस टाइप से हुई। क्लियर? सारे मॉलिक्यूल्स ने डायपोल का फॉर्मेशन किया। अब अगर हम देखें तो अगर हम दोनों फेसेस को देखें, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने का रिजल्ट क्या आएगा। अब इस डाई इलेक्ट्रिक के आप अलग अलग फेसेस को देखिए, जैसे इस फेस को देख लो, इस फेस को देखो, इस फेस को देखो तो ये किधर है, इधर सारा निगेटिव है। इस फेस को देख रहे हो तो इस फेस पर सारा क्या है, सारा पॉजिटिव। और बीच वाला जो है, बीच वाले पूरे रीजन में क्या है, बीच वाला रीजन हो जाएगा आपका न्यूट्रल, क्योंकि इधर पॉजिटिव नेगेटिव सेम अमाउंट है। ये पूरा फेस नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा, इस पूरे फेस पर क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस क्यू। क्लियर? इसी सिचुएशन को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब देखिए पोलराइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन अलग अलग फेसेस पर पॉजिटिव और निगेटिव डेवलप हो गए। अब ये और पॉजिटिव और निगेटिव क्या होंगे, ये दोनों फेस एक चार्ज शीट की तरह बिहेव करेंगे। ये निगेटिवली चार्ज शीट की तरह बिहेव करेगा फेस, ये पॉजिटिवली चार्ज शीट की तरह बिहेव करेगा। और जब दोनों अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे तो क्या होगा, इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, जिसको EI से बोल सकते हैं या EP बोल सकते हैं। क्या हो गया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। अब पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो, या अगर हम उसकी डायरेक्शन की बात करें तो इंड्यूस्ड या पोलराइज्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। क्लियर? ये जो आपका इंड्यूस हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या नाम दे रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल रहे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, ये पोलराइजेशन के कारण इंड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस सिचुएशन में हम बात करें तो इस सिचुएशन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक। अब देखिए इस सिचुएशन में अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक की हम बात करें, जिसको हम बोल सकते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू, क्या बोल सकते हैं, रिड्यूस्ड वैल्यू। तो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल, अप्लाई आपने कितना किया है, E नॉट, अपोजिटली कितना इंड्यूस हुआ, EP, तो E नॉट माइनस EP, इट इज द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक, या हम कहें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक। तो ये रिजल्ट रहेगा किसका, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। तो यहां से हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जब डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक रीजन विल रिड्यूस। डाई इलेक्ट्रिक रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, कि सारे पॉजिटिव अलग शिफ्ट हो जाएंगे, सारे नेगेटिव अलग शिफ्ट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट इन दोनों के बीच एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। तो रिजल्ट ये आएगा कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जो आपका पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जा रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। क्यों करेगा डिपेंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उसका एक रीजन है। अब देखिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आप इंक्रीज करोगे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने का मतलब है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इस फेस पर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा निगेटिव इस फेस पर आएंगे। और जब इधर पॉजिटिव ज्यादा होगा, इधर निगेटिव ज्यादा होगा, तो फील्ड ऑफ पोलराइजेशन यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा था वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो आपका E नॉट आप बढ़ाओगे तो EP भी बढ़ेगा, और इसका रिजल्ट ये आएगा कि आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे डाई इलेक्ट्रिक पर, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। क्लियर? तो ये पूरी प्रक्रिया थी डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। अब इस पूरे डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में एक बात समझ लीजिए कि इस फेस पर आ गया चार्ज Q, इस फेस पर आ गया माइनस Q,
जब इस पर Q आ गया, इस पर माइनस Q आ गया, तो यहां पर अगर हम बात करें नेट डाइपोल मोमेंट दैट इज इंड्यूस्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कितना होगा, दैट इज Q इनटू, सपोज मान लीजिए इसकी थिकनेस कितनी है D, Q ये इंड्यूस हो रहा है इनटू D, कितना डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ, Q इंटू डी, क्यू आई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो चार्ज है ये इंड्यूस हो रहा है दोनों फेसेस पर, तो नेट डाइपोल मोमेंट दैट इज जनरेटेड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू द पोलराइजेशन इज क्यू आई इंटू डी। क्लियर है। अब अगर हम यहां से बात करें कि ईपी की वैल्यू क्या होगी, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ये होता है वैक्यूम के लिए, बट डाइलेक्ट्रिक की अगर आप बात करते हो तो डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन, Q कौन सा लिया जाएगा, इंड्यूस्ड वाला, तो ये आ गई फील्ड ऑफ पोलराइजेशन की वैल्यू, ये वैल्यू आ गई आपकी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की। क्लियर, तो ये तो थ्योरेटिकली हमने समझा कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है। फिर से समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग फेसेस पर शिफ्ट होने लगेंगे, इस प्रोसेस को बोला जाएगा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जिसका रिजल्ट ये होगा कि क्रिस्टल के अंदर या डाइलेक्ट्रिक के अंदर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो आगे आता है आपका पोलराइजेशन डेंसिटी, या अगर हम इसको चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर भी बोला जा सकता है इसको। अब समझिए पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वेक्टर होता क्या है, इसकी अगर हम बात करें, इट इज द नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी भी डाई इलेक्ट्रिक के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, दैट अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या पोलराइजेशन डेंसिटी। सिंपली पोलराइजेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P वेक्टर से, और इसका फॉर्मूला होता है P नेट, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। क्लियर, अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में समझना है तो देखो P नेट की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड करी है, Q इंड्यूस्ड इंटू D अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू D, D से D कैंसिल, एरिया इंटू थिकनेस, तो QI अपॉन A कितना आया, पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्लियर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंपली जब आप पोलराइजेशन करोगे तो पोलराइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, एंड द नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी, दैट इज आल्सो कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। क्लियर, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। क्या फॉर्मूला आया कैपिटल P का, कैपिटल P इज इक्वल नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्लियर, अगर हम इसकी बात करें तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये था, ये एक डाइलेक्ट्रिक था, इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया E नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट अप्लाई करने का रिजल्ट ये रहा कि इस फेस पर सारा पॉजिटिव कंडेंस होने लगा, इस फेस पर सारा नेगेटिव कंडेंस होने लगा। क्लियर, बीच का जो रीजन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इधर से इधर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला आपने EP, दैट मींस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन। इस कंडीशन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E इज इक्वल होगा E नॉट माइनस
EP। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी पोलराइजेशन होता है वो पोलराइजेशन डिपेंड किस पे करता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना कम होगा पोलराइजेशन उतना कम होगा। तो इन दैट केस वी कैन से द पोलराइजेशन वेक्टर is directly proportional to the reduced value of electric field inside the dielectric। इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये जो नेट फील्ड आया है इसी को क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड फील्ड। रिड्यूस होने के बाद जितना बचा है इट इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक की जो पोलराइजेशन वेक्टर है या जो पोलराइजेशन डेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट डाइलेक्ट्रिक। अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने पे एक कांस्टेंट मिलता है एंड दैट कांस्टेंट ये जो कांस्टेंट है आपका, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड काई। क्या बोलते हैं, काई, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल susceptibility। It is called electrical susceptibility of medium। Simply, the polarization density or the polarization vector of any dielectric is directly proportional to the reduced value of electric field inside that। तो यहाँ पर एक proportionality constant आएगा, this constant is called chi। सफिक्स में e लगा देते हैं तो ये हो जाती है आपकी, chi को बोलते हैं susceptibility। This is for the electric field, so it is called electrical susceptibility। अब देखिए इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है क्या, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एक कांस्टेंट है दैट, अगर हम यहां से वैल्यू फाइंड करें इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की तो देखिए इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या आ रही है, काई इज इक्वल P वेक्टर अपॉन E वेक्टर। दैट मींस द पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या डिनोट कर सकता है, अगर हम इसको देखें, इट इज ए कांस्टेंट दैट विल रिप्रेजेंट द ईज ऑफ पोलराइजेशन, कांस्टेंट दैट रिप्रेजेंट्स ease of polarization of dielectric। That means पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कितना डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा, ये जिस कांस्टेंट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जितनी कम होगी उतना ही कम पोलराइज होगा। तो अगर हम यहां से इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की बात करें किसके लिए, फॉर वैक्यूम, किसके लिए, फॉर वैक्यूम। अब यहां पर देखिए अगर हम वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां कुछ भी ना हो, और वैक्यूम में आप कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते रहिए, आप कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते रहोगे तो क्या पोलराइजेशन होगा, जब कुछ है ही नहीं तो पोलराइजेशन भी नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन अगर हम बात करें तो वैक्यूम के लिए जो आपका काई एम होता है, वैक्यूम के लिए जो आपका काई एम ई है वो कितना होता है, 0। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी वैक्यूम की आती है 0। एक सिंपल सा लॉजिक इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी फाइंड करने का कि डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की रिड्यूस्ड वैल्यू के इक्वल होगा, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की रिड्यूस्ड वैल्यू के इक्वल होगा इन दैट सिचुएशन जो कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनल होगा, जो कांस्टेंट आएगा दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड इट इज अ कांस्टेंट दैट रिप्रेजेंट्स द ईज ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यानी कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना इजीली पोलराइज होता है। तो जितना अगर बात करें हम पोलर और नॉन पोलर की, तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनका जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो ज्यादा होता है, नॉन पोलर जो होते हैं उनका ससेप्टिबिलिटी कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इजीली पोलराइज नहीं होते। क्लियर है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब सिंपली एक बात समझ लीजिए, जैसे हमने बात करी पोलराइजेशन, नॉन पोलर और पोलर, दो टाइप के डाई इलेक्ट्रिक हैं। पोलर डाई इलेक्ट्रिक हैं वो इजीली पोलराइज हो जाते हैं, यानी कि हमको कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। नॉन पोलर है, उनको पोलराइज कराने के लिए हमें थोड़ा सा कंपेरेटिवली अगर बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो अलग अलग टाइप के डाई इलेक्ट्रिक को पोलराइज कराने के लिए आपको अलग अलग अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। इन दैट केस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड that is used for the polarization, amount of applied electric field that is required for the polarization of any dielectric material is called dielectric strength. Electric field intensity used for polarization of dielectric is called their strength। किसी भी डाई इलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन के लिए जितने इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको रिक्वायरमेंट होती है, दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोलराइजेशन स्ट्रेंथ और डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट डाइइलेक्ट्रिक। क्लियर? आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।